हाँ तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन किया था, तो आज हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को लेकर के बात करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी जो एटम होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जब ये बात कन्फर्म हो गई कि उस एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो ये सोचा गया कि भाई अगर एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अगर उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट होंगे जो उसके नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर रहे होंगे। जब तो हमारा एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में सोचा गया। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लेते हैं हम। एटम इज, आप बोल सकते हो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल when it was confirmed that some negatively charged particles are present. Negatively charged particles are present in an atom. Then it was thought that there must be some positively charged particles. There must be some positively charged particles present in the atom. ठीक है जी। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर एटम आपका अपने आप में न्यूट्रल है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज की कन्फर्मेशन हुई कि भाई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इस बात को भी सोचा गया कि भाई जब नेगेटिव चार्ज है तो उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए उस एटम के अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा। ठीक है जी, तो इस बात को सोचा गया। तो इसी से आइडिया आया हमारा प्रोटॉन की डिस्कवरी का। ठीक है जी, अब आप नोट कर सकते हो, टू कंसिडर दिस गोल्डस्टीन। ठीक है जी, गोल्डस्टीन 1886 की बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है जी, गोल्डस्टीन की बात कर रहे हैं 1886। ठीक है जी, ही परफॉर्म्ड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसने भी क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। ठीक है जी, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वेयर in the experiment he took perforated cathode and kept, ठीक है जी, and kept H2 gas in the discharge tube
and kept H2 gas in the discharge tube at low pressure and applied high voltage ठीक है जी। देन इट वाज फाउंड, तब क्या हमें पता चला भाई, देन इट वाज फाउंड डेट, देन इट वाज फाउंड डेट सम पॉजिटिवली चार्ज्ड ठीक है जी, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, पार्टिकल्स आर कह सकते हो आप भी प्रोड्यूस्ड, पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन एनोड एंड कैथोड, इन बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ठीक है जी। नॉट इमिटेड ठीक है जी, नॉट इमिटेड बाय एनोड, यानी ये वो पार्टिकल नहीं थे जो कि एनोड से इमिट हो रहे हैं या एनोड से निकल रहे हैं, एनोड से ओरिजिनेट हो रहे हैं, बल्कि ये वो पार्टिकल थे जो एनोड और कैथोड के बीच में क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है जी। अब आप देखिए, these positively charged particles are produced due to bombardment ठीक है जी, ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कैथोड, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कैथोड। These electrons ठीक है जी, these electrons knock out electrons from gaseous atom, the gaseous positively charged particles passes through the holes of perforated cathode and produces, आप बोलोगे ग्रीनिश ग्लो एट ZNS, ठीक है जी, कोटिंग, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई आप सभी को? तो मैंने आपको क्या बताया आपको कि भाई आपका जो एटम होता है वो अपने आप में कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम कैसा होता है जी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है।
उस कंडीशन में जब ये पता चला कि उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो एटम अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के थ्रू बैलेंस होना चाहिए। तो इससे ये आइडिया आया कि भाई एटम के अंदर अगर आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो उसके लिए वहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट होंगे, तभी तो वो आपका न्यूट्रल होगा। ठीक है जी। तो इस बात को ध्यान में रख के गोल्डस्टीन ने 1886 में क्या किया, अपना डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कराया। उसमें क्या किया, उसने हाइड्रोजन गैस को लिया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर और परफोरेटेड कैथोड को यूज़ किया उसने। ठीक है जी। तो क्या था, एनोड और कैथोड के बीच में जो हाइड्रोजन गैस थी, एनोड और कैथोड के बीच में जो हाइड्रोजन गैस थी, लो प्रेशर पे उसने वो गैस कैप्ट करी थी किसके अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो कैथोड जो हमारा इलेक्ट्रोड है वहाँ से हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन गैस जो है तो उसके गैसियस एटम को आयोनाइज कर रहे हैं। और वहाँ से क्या हो रहा है, गैसियस एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर रहा है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस एटम पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो हमारे पास में इन द फॉर्म ऑफ एनोड रेज, आपका एनोड की तरफ से तो जा रहे हैं ना उसी डायरेक्शन से कैथोड की तरफ, तो इन द फॉर्म ऑफ एनोड रेज वो क्या कर रहे हैं, परफोरेटेड कैथोड के होल से होते हुए कहाँ पे जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, ZnS की कोटिंग जो है वहां पर जाकर के ग्रीनिश कलर का ग्लो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है जी। अब आप बोलोगे दीज आप बोलोगे दीज आपके पास में पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स विच मूव्स फ्रॉम एनोड, ठीक है जी, विच मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है जी, एनोड टू कैथोड, विच मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड आर कॉल्ड एनोड रेज। ठीक है जी। These particles which moves from एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ जो जा रहे हैं, एनोड की साइड से जा रहे हैं ना भाई, तो उन्हीं को क्या बोलते हो आप, एनोड रेज बोलते हो आप। और कैनल रेज भी बोलते हो। कैनल मतलब हो गया होल्स, जो आपके पास परफोरेटेड जो कैथोड है उसके अंदर जो होल्स है तो उन्हीं को आप बोल रहे हो, दीज आर होल्स आर कॉल्ड कैनल्स। तो आप इनको क्या, कैनल रेज भी बोलते हो आप। ठीक है जी। अब आप देखिए, when hydrogen is kept in discharge tube, the gaseous positively charged ठीक है जी, पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हैविंग चार्ज, पहले बात कर लेते हैं, हैविंग चार्ज इक्वल टू डेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैविंग चार्ज इक्वल टू that of electron and E by m ratio is found to be 9.58 into 10 raised to power 4 आपका बोलेंगे कूलम्स पर ग्राम। यानी आपका E बाय एम का रेशो क्या था हमारा, वहाँ पे क्या मिला हमारे को, 9.58 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। जब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो जो आपका हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका जो चार्ज क्या था हमारा, बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के बराबर था।
और उसका जो E/m का रेशो जो मिला हमारे को 9.58 इंटू 10⁴ कूलाम्स पर ग्राम, ये आपको इसका E/m का रेशो मिल गया। आप देखिए द मास कैलकुलेटेड, द मास कैलकुलेटेड, ठीक है जी, बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E/m, ठीक है जी, that was the mass calculated by charge of electron and E/m, that was m इक्वल टू में क्या निकला भाई, E अपॉन में क्या बोल सकते हैं भाई आप, E/m। तो इससे हमने चार्ज इलेक्ट्रॉन का लिया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। E/m का रेशो कितना था, 9.58 इंटू में 10⁻⁴, ठीक है जी, 10। और ये वैल्यू कितनी आई हमारी, देखिए 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ठीक है जी। ये आपका मास आ गया किसका जी, आप बोलेंगे जो पार्टिकल था हमारा, ठीक है जी, जो कहाँ पे जा रहा था भाई, ZnS की कोटिंग जहाँ पर आपने करी है कैथोड की साइड में, तो ये आपको मिल गया मास। It is found that the mass of particle is equal to the mass of, ठीक है जी, कौन सा पार्टिकल बोलेंगे, द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, the mass of positively charged particle is equal to that of हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ आप बोलोगे हाइड्रोजन एटम, ठीक है जी, एंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड gaseous particle is called, आप बोलोगे प्रोटॉन, is called प्रोटॉन, इसी को क्या बोलते हैं भाई, हम प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है जी, is called प्रोटॉन। अब आप देखिए, अगर आपसे भाई डेफिनेशन बोलते हैं प्रोटॉन की, क्या होती है डेफिनेशन ऑफ प्रोटॉन, तो क्या लिख सकते हो आप भी, इट इज एन फंडामेंटल पार्टिकल, इट इज एन फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज आप बोलोगे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड हैविंग मास इक्वल टू, ठीक है जी, डेट ऑफ मास ऑफ, ठीक है जी, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है जी। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई जी। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो आप कर ही सकते हो, वैसे आपने पिछले केस में, इलेक्ट्रॉन वाले केस में किया ही था। डिस्चार्ज ट्यूब का अगर आपने सेटअप दिखाना है यहाँ पे तो आप दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए, अब आप जैसे हम इसका सेटअप दिखाते हैं तो यहाँ पे क्या है, देखिए डिस्चार्ज ट्यूब है और ये हमने क्या कर दिया, डिस्चार्ज ट्यूब को ले लिया
और इसमें क्या करना है आपको, एक वैक्यूम पंप ले लिया हमने, ये आपका क्या है जी, ठीक है जी, वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप है, ठीक है जी। अब आपका क्या है, यहाँ पर आपके पास में क्या है, ये आपका एक इलेक्ट्रोड हो गया, इसे आप एनोड बोल रहे हो, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड में होगा, अगर हम देखें तो नेगेटिव इस साइड में होगा। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर हमने क्या लेना है, परफोरेटेड कैथोड। एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ रेडिएशन ऐसे दिखा देते हैं हम अपनी तरफ से। ये देखिए आपकी इसी साइड से जा रही है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि यहाँ से निकल रही है, लेकिन ये वो पार्टिकल होते हैं जो गैस के होते हैं। अब आपका देखिए ये यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या है, देखिए आप दिखा देंगे, आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा डायग्राम में दिखा देते हैं हम। ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पर ZnS कोटिंग है हमारी, और यहाँ पर आप एक काम कीजिए, आपका परफोरेटेड कैथोड लेना है। ये देखिए आप, ये परफोरेटेड दिखा दिया हमने। अब आपका क्या, यहाँ पे होल है, यहाँ से पार्टिकल यहाँ चला गया, यहाँ पे एक होल दिखा दीजिए, यहाँ से देखो ये आगे चला गया, ये आपका क्या है, होल दिखा दिया इस तरीके से, ये आपका आगे चला गया, ठीक है जी, यहाँ से होल से होता हुआ। और बाकी का जो है होल के अलावा ये जो आपके पास यहाँ से क्या निकल रहे हैं, बोलो आपका, ये इस तरीके से हमारे पास में इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है क्या जी, हमारा कैथोड। जो हमारा क्या है जी, आपने देखा है ये हाई वोल्टेज, यहाँ पे बात करी है मैंने आपसे, हाई वोल्टेज लगभग आपका 10,000 वोल्ट करीब बात कर रहे हैं आपसे। और यहाँ पर आपने क्या ले रखा है बोलेंगे तो, सॉरी H2 गैस, क्या ले रखा है आपने, H2 गैस, ठीक है जी। H2 गैस को लिया हुआ है आपने एट लो प्रेशर, ठीक है जी। तो यही गैसियस पार्टिकल जो आयोनाइज होंगे ना, वो इस साइड में आ रहे हैं, और यहां पर आपको क्या मिल रहा है जी, इस साइड में बोलेंगे तो हमारा ग्रेनिश ग्लो मिल रहा है, ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि भाई ऐसा लगता है कि भाई रेज यहाँ से निकल रही है, ये इलेक्ट्रोड रेज को छोड़ रहा है, लेकिन बेसिकली होता क्या है हमारा, कि जो ये हमारा जो कैथोड है, इसको आप क्या बोल रहे हो, आप बोलेंगे तो ये हमारा एनोड है, और इसको क्या बोल रहे हो आप, ये जो हमने सेटअप किया हुआ है ये हमारा परफोरेटेड क्या है हमारा, ये कैथोड है, परफोरेटेड, ये क्या हमारा कैथोड है। अब आप देखिए परफोरेटेड कैथोड क्या कर रहा है, खुद इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, और जो होल्स हैं उसके अंदर होगा क्या, जो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा परफोरेटेड कैथोड, जो हाइड्रोजन गैस आपने ले रखी है, इसको आयोनाइज कर रहे हैं ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स। और जो हाइड्रोजन एटम जो होगा, गैसियस हाइड्रोजन एटम जो होगा, उससे क्या होगा, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा, और ये इलेक्ट्रॉन ये नॉकआउट कर रहा है, मैंने आपसे बताया था नॉकआउट इलेक्ट्रॉन। तो अब आपका क्या है, ये जो H पॉजिटिव आयन है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ये आपका क्या है, इस होल से होते हुए आगे जा करके ये ZnS स्क्रीन को क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ही क्या आप क्या बोलते हो, आप एनोड रेज बोल रहे हो आप, क्योंकि आपको डायरेक्शन दिखाई जा रही है कि भाई ये कैथोड से की तरफ आ रहे हैं, कैथोड की तरफ आ रहे हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही अपने से अपोजिट चार्ज वाले की तरफ आते हैं। तो आप बोल रहे हो कि भाई एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऐसा लगता है कि भाई ये एनोड से इमिट हो रही है रेज, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो पार्टिकल हैं वो हमारे क्या है, कैथोड और एनोड के बीच में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये आयोनाइज पार्टिकल जो है हमारे पास, जब आपका क्या है, ये जो कैथोड है उसके हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन ये गैसियस पार्टिकल को आयनाइज कर रहे हैं और उसके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करके बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो किधर को जा रहे हैं फिर, यानी जो गैसियस पार्टिकल्स हैं वो किधर की तरफ आ रहे हैं, ZnS स्क्रीन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वहाँ पे ग्रीनिश कलर का ग्लो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर गैस को चेंज करोगे, हाइड्रोजन को चेंज करोगे, कोई और गैस लोगे तो उसका पार्टिकल हो जाएगा। मान लीजिए अब आप जैसे हीलियम लिया आपने, हीलियम की बात कर रहे हैं। अब इस पे जब अगर आपका इलेक्ट्रॉन, किसके, हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन जब कैथोड से इससे टकराएंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हीलियम प्रोड्यूस करेंगे। और ये देखिए इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया। अब हाइड्रोजन की वजह क्या हो गया, अब इसकी मूवमेंट होगी इधर को,
लेकिन हाइड्रोजन क्या है, अपने आप में आपका लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, और E/m का रेशो जो होता है हमारा हाइड्रोजन के लिए सबसे बोलेंगे भी ज़्यादा होता है। अगर और किसी पार्टिकल की बात करते हैं तो वहाँ पे E/m का रेशो क्या मिलता है हमारे को, कम मिलता है। यहाँ पर E/m का रेशो क्या मिलता है हमारे को, भाई ज़्यादा मिलता है हमारे को, ठीक है जी। और लाइटेस्ट एलिमेंट है, वहाँ पे उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। भाई H पॉजिटिव आयन की जो स्पीड होगी वो इतनी इसकी स्पीड थोड़ा ना होगी, इसकी स्पीड तो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये आपका क्या है, हैवियर पार्टिकल है। जितना मास ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से उसकी स्पीड पे भी फर्क पड़ता है, ठीक है जी। अब आपका उसी हिसाब से यानी मास पे भी फर्क पड़ता है। जो मास हमने कैलकुलेट किया था अभी E/m का रेशो और चार्ज लेकर के, तो वहाँ पर अगर E/m और की बात करेंगे और चार्ज को लेकर के अगर आप मास निकालेंगे तो इसके केस में वो मास क्या आएगा हमारा, डिफरेंट आएगा, ठीक है जी। इसके केस में मास क्या आएगा हमारा, बोलेंगे डिफरेंट आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है जब आप प्रोटॉन बोलते हो आप, तो प्रोटॉन जब भी बोलोगे आप जब आप हाइड्रोजन गैस को लेकर के बात करोगे। अगर आप हीलियम को लेकर के बात कर रहे हो तो वो प्रोटॉन नहीं है, ठीक है जी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा एनोड वाला जो केस है हल्का सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि वे एनोड से रेडिएशन आकर के यहाँ पे टकरा रही हैं ZnS के साथ में। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि ये जो पार्टिकल है जो यहाँ पर आ रहे हैं वो हमारा इन बिटवीन कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड के बीच में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो आपने गैस ले रखी है। तो गैसियस जो हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है जी, जब आपका कैथोड से हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन आकर के इन गैसियस मॉल को क्या करते हैं, आयोनाइज करके वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करके बाहर निकालते हैं। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आपको गैसियस पार्टिकल मिलता है तो उसको लेकर के बात करनी होती है, ठीक है जी। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ, इधर देखिए, अगर मैं अब आपसे बात करता हूँ भाई प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस, जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अगर हम, तो ये भी थोड़ा सा नोट कर लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस, बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर रही है हमने यहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस। इसमें क्या होता है देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे ट्रेवल, ठीक है जी, दे ट्रेवल इन, आप बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, बट विद स्लो स्पीड, देन आप बोलोगे कैथोड रे। भाई इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली तो बोले तो इनका मास ज़्यादा होता है ना भाई प्रोटॉन का, यानी कि जो प्रोटॉन जो होते हैं उनका मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो आपका लाइटर पार्टिकल ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है और हैवियर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, वहाँ पे कम होगी। तो यहाँ पे बोलेंगे कि इनकी स्पीड जो होती है वो कम होती है। दूसरी बात, दे आर मेड ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स, दे आर मेड ऑफ मेटेरियल पार्टिकल। वही वो आपका पेंडल वाली बात जो मैंने आपको बताई थी। तो यानी कि आपका क्या है, केवल मेटेरियल पार्टिकल को, एक पार्टिकल ही दूसरे पार्टिकल को हिट कर सकता है। तो ये नेचर यहाँ पर भी देखने को मिलता है आपका। थर्ड प्रॉपर्टी है, देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, देयर डिफ्लेक्शन, ठीक है जी, shows that they are positively charged, यानी आपका जैसे कि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, हमारा इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था तो वो क्या था, पॉजिटिव प्लेट की तरफ उनकी डिफ्लेक्शन हो रही थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही आपका क्या है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ उनकी डिफ्लेक्शन हो जाएगी।
ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में भी देखा था आपने, भाई नॉर्थ पोल की तरफ हो गया था उसका डिफ्लेक्शन, किसका, कैथोड रेज का, तो इसका उससे अपोजिट हो जाएगा, कहने का मतलब है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि मतलब उनकी डिफ्लेक्शन जो है हमारी रेस की, ये बता देती है हमारे को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो किस तरीके से वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कि उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, हमारे को कंफर्म हो जाता है कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अगर हम बात करते हैं आपसे फोर्थ पॉइंट की, तो इसमें बोल सकते हो आप, फोर्थ पॉइंट अगर लेते हैं, द E by M ratio is found to be different, ठीक है जी, फॉर डिफरेंट गैसेस, ठीक है जी। कैप्टन डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है जी। और फिफ्थ पॉइंट, द मास ऑफ एनोड रेज, ठीक है जी, इज फाउंड टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, ठीक है जी। ऐसे ही अब आपका सिक्स पॉइंट, द चार्ज ऑन, आप बोलोगे एनोड रेज, द चार्ज ऑन एनोड रेज आर फाउंड टू बी डिफरेंट, ठीक है जी, ऑन डिफरेंट गैसेस, to be different on, फोर लगाना है यहाँ पे, फॉर डिफरेंट गैसेस। तो आपको पता है कि जो चार्ज किस पे डिपेंड करता है, भाई कितने इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होकर के बाहर आ रहे हैं। भाई आपका जब कैथोड रेस की बात करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक कर रहे थे गैसियस एटम के ऊपर, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उस गैसियस एटम के केस में, उसी के अकॉर्डिंग उस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो आपका एनोड रेस का चार्ज भी क्या है, आपका गैस टू गैस हमारा क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है जी। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉकड आउट, भाई कितने इलेक्ट्रॉन नॉकड आउट होकर के बाहर आ रहे हैं जी, ठीक है जी। तो ये हमारा केस है आपका किसका जी, किसका, आपका केस हो गया। बट बेटा ये आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात हो गई हमारी, ये कंप्लीट हो गई। इसी के साथ ही अगर आपसे बात करता हूं मैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है जी। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो इसका क्रेडिट जाता है वे चैडविक को, ठीक है जी। इसने ये 1932 में एक्चुअली में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। अब एक्चुअली में हुआ क्या कि जब एटम को हम बोलते हैं कि एटम के बारे में जब बात करते हैं तो हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, अगर अदर एलिमेंट्स में देखते हैं तो हमारा क्या होता है कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारा मास ऑफ द एटम किसकी वजह से होना चाहिए, आपका केवल प्रोटॉन की वजह से होना चाहिए। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि आपको मालूम है। एक्चुअली में जब रियलिटी में उसका जब मास चेक किया गया तो एटम का, तो ये पाया गया कि जो एक्चुअल मास एटम का आना चाहिए उससे काफ़ी कम आ रहा है एटम का मास, ठीक है जी। एक्चुअल मास जो आना चाहिए हमारा एटम का, उस एक्चुअल मास के कंपैरेटिवली जो मास हमारे को नोट करने को मिल रहा है वो काफ़ी कम है। इससे फिर ये अंदाज़ा लगाया गया कि भाई हमारे पास उस एटम के अंदर, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं होता लेकिन उनका अपना मास होता है। तो इस बात को लेकर के चैडविक ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करी है आपसे। देखिए
he performed scattering experiment where he has taken some light elements, ठीक है जी, and bombarded with fast moving helium particle, ठीक है जी, फास्ट मूविंग हीलियम पार्टिकल, ठीक है जी। ही फाउंड ठीक है जी, न्यू पार्टिकल विच हैविंग नो चार्ज but having mass equal एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, नियरली इक्वल कह सकते हो आप, नियरली इक्वल टू मास ऑफ, ठीक है जी, हाइड्रोजन और प्रोटॉन, ठीक है जी, मास ऑफ हाइड्रोजन और प्रोटॉन। अब आप देखिए, तो आपका जैसे मैं बता रहा हूं कि उसने क्या लिया, बेरिलियम को लिया जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4 और मास नंबर होता है 9, ठीक है जी। इसकी बॉम्बार्डमेंट किसके साथ करी, हीलियम, यानी इसका 2 और 4। तो उसने क्या पाया आपका, इससे क्या बन रहा है, कार्बन बन रहा है, कार्बन 6, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है और मास नंबर कितना होता है जी, 12 होता है। अब यहाँ पे काउंट करो, 4 और 2 कितने हो रहे हैं, 6, 9 और 4 कितने हो रहे हैं हमारे पास में, 9 और 4 कितने हो रहे हैं हमारे पास में, 13। अब यहाँ क्या है, 12 है। इसका मतलब ये जो नया पार्टिकल मिल रहा है इसको एन से सिंबल दिया इसने। अब आप बोल रहे हैं आपका ये एन हो गया हमारा, इसका आपका जो बोले तो चार्ज क्या हमारा बोलेंगे तो 0, और मास क्या हमारा बोलेंगे तो इक्वल टू डेट ऑफ व्हाट 1, ठीक है जी, इक्वल टू डेट ऑफ 1 किसका होता है बोलेंगे तो हाइड्रोजन का, या फिर कह सकते हो आप प्रोटॉन। तो इसी को क्या बोल रहे हैं भाई हम, ये हमारा क्या बन गया जी, न्यूट्रॉन बन गया जी, ये क्या बन गया हमारा, न्यूट्रॉन बन गया। अब देखिए जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेरिलियम, बोरॉन को ले लो आप, बोरॉन का 5 मास होता है, इसका 11, इसके साथ भी सेम बात कर रहे हैं, हीलियम 2 और 4, इससे बात करेंगे तो 5 और 2 7, यानी कि नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, 7 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर कितना होता है इसका 14, ठीक है जी। अब 11 और 4 कितना हो रहा है बोलेंगे तो 15 हो रहा है। तो यहाँ पर अभी आपका क्या हो जाएगा, आपका सेम ये देख लीजिए न्यूट्रॉन हो गया जी। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन क्या होता है बोलेंगे, इट इज एन फंडामेंटल पार्टिकल, इट इज एन फंडामेंटल पार्टिकल, इट इज एन फंडामेंटल पार्टिकल विच हैविंग बोलेंगे नो चार्ज, विच हैविंग नो चार्ज, ठीक है जी, बट हैविंग मास इक्वल टू डेट ऑफ, ठीक है जी, इक्वल टू डेट ऑफ हाइड्रोजन एटम और प्रोटॉन, ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई आपकी अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए अब आप।